पेनकिलर सीरीज के आज हम आ चुके हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। यहां पर आता है पॉइंट कि अगर किसी स्पेस में जाता है तो इसको कैसे सोचा जाए। अगर ये वेलोसिटी इधर की तरफ जा रही है, यहाँ पे स्पेस बी दी गई है, तो सबसे पहला है कि अगर आपको कन्फाइंड स्पेस की बात की जाए तो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन कन्फाइंड स्पेस। एक रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। अब यार बताओ, इसका मोशन किस तरीके से होगा, किस तरीके से चार्ज को हम करें। ये चीज अगर आपने समझ ली, इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको वो चीजें समझा के निकालूंगा बाहर जहां पर आप लोग अटक गए। किस तरीके से जहां आपको लगता था कि फंक्शन थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जा रहा है, बड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है फंक्शन, उन फंक्शन को कैसे आसान तरीके से सोचना है। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू फॉर द पेन किलर सीरीज। और पेन किलर सीरीज के आज हम आ चुके हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। आप सभी लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की होंगी, बहुत सारी बेसिक बातें हैं जो आप लोगों ने की होंगी, लेकिन आज कुछ यूनिक बातें और बताऊंगा आपको। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारी चर्चा है। हम सभी लोगों ने सबसे पहले तो देखा है कि मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कैसा होता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम कन्फाइंड कर देंगे। अब कन्फाइंड किस में करेंगे? कन्फाइंड इन स्पेस। अगर वो एक रेक्टेंगुलर स्पेस में कन्फाइंड हो गई तो किस तरीके से बिहेवियर आने वाला है, अगर वो एक सर्कुलर स्पेस में कन्फाइंड हो गई तो किस तरीके से बिहेवियर आएगा, और हमें किस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मोशन इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। जहां पर मोशन एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हो जाए, उस तरह हमें उस तरह पर हमें किस तरीके की बातचीत करनी है। और थर्ड हम बात करेंगे जहां पर हम बात करेंगे मोशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्लस रेजिस्टिव फोर्सेस। मतलब F बराबर माइनस बीवी का भी अगर कोई फोर्स आ जाए तो हम किस तरीके से बात करते हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है और उसके साथ साथ रेजिस्टिव फोर्सेस आ जाएं या कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस आ जाएं, उनको हम किस तरीके से इनकाउंटर करेंगे। हम बातचीत करेंगे मेजरली विस्कस फोर्सेस के अराउंड, जहां पर हम लोग माइनस बीवी के फैक्टर को समझ रहे होंगे। और इसी चर्चा को हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जहां पर फील्ड भी वेरिएबल है और इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस के करस्पॉन्डिंग आ रही है। तो मोशन ऑफ टू चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तो हम एक चार्ज की बात कर रहे थे, इसके बाद हमारी बात करेंगे म्यूचुअल इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई साहब, सीखने के लिए आज के लेक्चर के अंदर बहुत कुछ है आपके लिए। अगर आप इन किसी भी जगह कंफ्यूज होते हैं तो होपफुली आपको आज चीजें समझ में आ जाएंगी किस तरीके से करना है। और हम लोग इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे, और जो क्वेश्चंस जे में पूछे जा सकते हैं, किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की, जहां पर मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को बेसिक बातें याद भी होंगी, पता भी होगा। तो आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई बहुत बड़ा चैलेंज आता है। मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कैसा होता है, ये हम सभी ने सीख लिया है ना। जनरली हम लोगों ने रेक्टेंगुलर स्पेसेस की बात की। अच्छा, इस पूरी कहानी का बेसिक मैं एक बार आपको समझा देता हूं, ताकि अपनी कहानी पे कोई क्लैरिटी, कोई चैलेंजेस ना रहे। हम सभी को पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है स्पेस के अंदर, तो ये कोपचा ज्ञान तो आपके पास होगा ही होगा। तो इस कोपचा ज्ञान को तो मैं कोने में लिख देता हूं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे आप सभी ने इस ज्ञान को अर्जित किया है, पाया है। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल क्यू को किसी वेलोसिटी v से आप फेंक देते, तो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट इंपार्ट एनी एक्सेलरेशन और एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Magnetic field can impart a acceleration, it can change the direction, but it cannot change the kinetic energy, because it cannot provide any power, because the force applied by the magnetic field on a point charge is always perpendicular to its velocity. That is why the kinetic energy change is zero because of the magnetic field, and it is just move around a uniform circular motion with a radius of r barabar mb upon qb,
और टाइम पीरियड आपको पता है टी बराबर 2 पाई m/क्यूबी, और ये बेसिक बातें आप लोगों ने बचपन में पढ़ ली हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ खास चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि ये लगभग हर बच्चे को पता है। यहां पर आता है पॉइंट कि अगर किसी स्पेस में जाता है तो इसको कैसे सोचा जाए। अगर ये वेलोसिटी इधर की तरफ जा रही है, यहां पे स्पेस भी दी गई है, तो सबसे पहला है कि अगर आपको कन्फाइंड स्पेस की बात की जाए तो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन कन्फाइंड स्पेस। द स्टेप वन इज ऑलवेज 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 स्टेप वन इज ऑलवेज मार्क द सेंटर फर्स्ट। सबसे पहले बताओ सेंटर किधर होगा। अगर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू होता तो इस पर लगने वाले फोर्स दिशा इधर की तरफ होती, राइट। तो सेंटर वुड बी इन दिस डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर। तो आप बोलेंगे कितनी दूरी पर होगा, आपने कहा आर दूरी पर होगा, तो आपने यहां से आर दूरी का सेंटर मार्क कर दिया। अब जैसे आपने आर दूरी का सेंटर मार्क कर दिया, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, मान लेते हैं यहां कहीं होगा सेंटर सी, है ना, ये दूरी आर है। अब मोशन कैसा होगा, आपने कहा कुछ नहीं सर, यहां से गोला खींच दो, कीपिंग दिस एट सेंटर, इसको एक गोला बना दो, ये टेंजेंट रहेगी, अरे आजा भाई, हाँ। ये वेलोसिटी भी हो गई, आपने यहाँ सेंटर मार्क कर दिया, सेंटर आ गया, ठीक है ना। आप कहोगे सर आप तो बढ़िया एक गोला लेके मार्क कर, मैं कुछ नहीं करना, आपको एग्जामिनेशन के अंदर भी यही करना है, एक गोला मार्क कर देना है, और सिंपल सी चीज है, आपका यहां पर है तो यहां से निकल कैसे बाहर आएगा, हम सभी को पता है कि जितना इधर जाएगा उतने एंगल से निकल कर आ रहा होगा, एंड एवरीथिंग विल बी सेम। अगर आपको यहाँ पर यहां से एंगल थीटा दिया गया है तो निकलने वाला एंगल भी सेम रहेगा, क्योंकि मोशन इनसाइड इट विल बी द यूनिफॉर्म मोशन, तो यहां से ये हॉरिजॉन्टली थीटा एंगल से निकल के बाहर आ रहा होगा। एंड द सेम थिंग वी कैलकुलेट कि भैया कितना होगा और क्या होगा। अगर ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा आपको गिवन है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो गया, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल दिस एंगल विल 90 minus theta, दिस एंगल विल अगेन बी थीटा। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो सिमिलर गोज ओवर हियर, अगर ये एंगल 90 minus थीटा तो एंगल थीटा हो जाएगा। सो दीज टू एंगल्स कम्स आउट टू बी पाई/2 minus थीटा, मतलब 90 minus थीटा, और ये भी हो जाएगा 90 minus थीटा। तो यहां से आपका डेविएशन निकल के आ जाता है, कितना डिफ्लेक्शन उसने फील किया, दैट इज 90 minus थीटा प्लस 90 minus थीटा। दिस इज हाउ वी सॉल्व दीज बेसिक क्वेश्चंस, राइट। इसमें कुछ खास बड़ी चीज नहीं रहती है, ये फंडामेंटल चीजें हैं जो अपन लोग बहुत इजीली कर लेते हैं। लेकिन चैलेंज कहां आता है, अब अगर यही स्पेस को मैं कन्फाइंड करने की बजाय मैं सर्कुलर स्पेस कर दूं, तो क्या बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। अब मैंने बोला कि भाई देखो यहां पर एक सर्कल है, और इन दिस सर्कल दिस इज द थिंग्स, और मैंने आपको बोला कि इसकी रेडियस आपको दे रखी है, लेट अस सपोज द रेडियस इज गिवन एज, यहां आ जाओ, ठीक है ना। आपको बोला इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन दे दी गई है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। यहां से एक चार्ज पार्टिकल क्यू एंटर कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, और आपको बोल दिया गया द रेडियस इज गिवन एज mv/2qb, ठीक है ना। रेडियस इज गिवन समथिंग लाइक दिस। आपको पूछा गया बताओ कहां से चार्ज पार्टिकल निकलेगा, क्या डेविएशन होगा, फाइंड द डेविएशन एंड डेविएशन एंड एग्जिट एंगल, टाइम स्पेंड, ऐसे बहुत सारी चीजें है ना। ये सब चीजों का एक सॉल्यूशन, टाइम स्पेंड कितना होगा, जस्ट ग्रैब द प्रॉब्लम, जस्ट ग्रैब द प्रॉब्लम, व्हाट इज द टाइम स्पेंड, ठीक है ना। अब कुछ भी चीजें पूछी जाए, अप्रोच क्या है। चार्ज पार्टिकल क्यूबी से गुजरा है, आपने कहा बिल्कुल सही, आपने कहा आर ये दे दिया गया, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगी, सबसे पहले मूव करो रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल, आपने कहा रेडियस ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू mv/qb, where b is the magnetic field, q is the charge, v is the velocity, and m is the mass of the charge, right। तो ये आपके पास m और q का मास आ गया, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। ये कितनी है, आपने कहा इसकी आधी है ये, मतलब अगर मैं इसको आर नॉट लिख रहा हूं तो इसकी रेडियस 2r0 हो जाएगी। तो आपने कहा बिल्कुल सेंटर कहां होगा, आपने कहा देखो जैसे लगेगा धक्का ऊपर की तरफ आएगा, इसका मतलब सेंटर वुड बी समथिंग लाइक दिस वन, यहां कहीं आएगा। ऑफ विच रेडियस, आपने कहा ऑफ रेडियस 2r, तो इसका डबल बना दिया, मैंने कहा ये 2r रेडियस का बनेगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, आपने कहा अब कुछ नहीं सर, सेंटर पकड़ लो, आंसर ठोक दो। हम्म,
इट वुड बी समथिंग लाइक दिस वन, राइट। और इसको आपने बना दिया कि ये 2r रेडियस का है। सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री बना दो। अब आपको पता चला 2r रेडियस मतलब यहां के एग्जिट मारेगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, एग्जिट मारेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने कहा सर यहां से ये एंगल जोड़ दो। अगर मैं यहां से बात करूं तो वी कैन वेरी सिंपली से कि सर फंडामेंटली मुझे करना क्या? आपने कुछ नहीं करना है, यहां से ये निकल के बाहर आएगा, अपने को ये एंगल चाहिए, ये 2r होगा, ये 2r होगा। यहां से अगर आप देखेंगे तो एक ये आ रही है, एक आ रही है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टाइप बन जाएगा। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टाइप बन जाएगा, क्योंकि सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, सारी साइड्स भी बराबर होंगी, आर यहां पे 2r यहां पे, तो ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स टाइप के बिहेव करेंगे। जरा एक बार जल्दी सोचो फटाफट, देखो कितना आसानी से आपको चीजों को सोचना है, समझना है, देखना है, राइट। अगर मैं यहां पर बोलता तो ये एंगल अगर थीटा है तो आप बोलते सर ये एंगल भी थीटा बनेगा। ऑब्वियस सी बात है थीटा बनेगा, क्योंकि ये ट्राइंगल अगर सोचो इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, ये एंट्री पॉइंट A है, ये एंट्री पॉइंट B है, तो आप बोलो कि C1 C2 A ये और C1 C2 B इसके सारी साइड्स बराबर ही तो है, 2r और बीच वाली साइड। अगर दोनों साइड्स बराबर है तो सारे एंगल भी आपस में बराबर रहेंगे। अगर सारे एंगल से आपस में बराबर रहेंगे तो ये वाला एंगल भी आपस में बराबर रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये एंगल भी आपस में बराबर रहेंगे। मैं इस वाले को हटा देता हूं, ये एक लाइन जो है, यार ये नहीं हट रहा, चलो ठीक कोई बात नहीं। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो ये 20 से क्या आपने कहा थीटा थीटा एंगल बनेगा, आपने कहा थीटा कितना होगा सोच के बताओ। तो आपने कहा देखो सर यहां पर ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये टेंजेंशियली ही बाहर निकल रहा हो, जरूरी नहीं है हर बार ही हो। क्या ये हमेशा टेंजेंशियल? आपने कहा बिल्कुल सर। अगर यहां सॉरी टेंजेंशियली बोल रहा हूं, मतलब इनके बीच का एंगल जो रहेगा ये 90 डिग्री रहेगा, राइट। तो मतलब ये जो होगी ये लाइन दिस ऑलवेज बिहेव एज अ टेंजेंट वन, और ये हमेशा टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी। मतलब यहां पर अगर बात करें तो इट विल बी अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया, थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये डिस्टेंस आपको यहां से r दे दी गई है, जो ये ज्वाइन करती डिस्टेंस है, और ये एंगल 90 डिग्री दे दिया गया है, ये 2r आपको दे दी गई है। तो आप यहां से थीटा एंगल की बात भी कर सकते हैं। तो वी कैन वेरी सिंपली से द tan theta is equals to r upon 2r. So theta will be equal to tan inverse of 1/2. खत्म। कितना डेविएशन हुआ, किस एंगल पे निकला, सब खत्म, सारी चीजें खत्म। अब आप सोचो ना आपको क्या क्या निकालना है। आपको ये एंगल थीटा चाहिए, ये 90 है, यहां से अगर आप बात करेंगे निकल के आ गया तो ये एंगल निकल गया। एज्यूमिंग ये वैल्यू हमको दे दिया, थीटा 1 मेरे को पता है, थीटा 2 भी पता है, थीटा 2 पता है तो ये थीटा 2 पता है। मैंने डेटा थोड़ा सा और अच्छा ले लेता, मैं इसको √3 के टर्म्स में लिख देता यहाँ पे, तो मेरा डेटा और सुंदर सा बन के आ जाता। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? समझ में? मैं यहां पे लिख दूं √3, तो रेडियस r/√3 के करस्पॉन्डिंग निकल के आ गई, r/√3 करस्पॉन्डिंग निकल के आ गया, तो एंगल 30 डिग्री निकल के आ गया, ये 30 ये 60 एग्जिट पॉइंट निकल के आ गया, खत्म। अब भी थोड़ा tan इनवर्स 1/2 निकल के आ गया है, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो अपन बाद में देख लेंगे, मतलब जस्ट अ कंसेप्ट लर्निंग, राइट। पॉइंट समझ में आता है? तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, तो मैंने आर नॉट की बात कर ली, एंड दिस इज द फंडामेंटल थिंग जहां पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे निकल के बाहर आएगा। और आपको कुछ भी केस दे दिया जाए, फॉर एनी केस जस्ट ड्रॉ द एंड डू द ज्योमेट्री, डरना नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री की बात करनी। एक सर्कल बना देना है, ये एग्जिट है, ये एंट्री है, एंट्री एग्जिट मार्क के सेंटर मार्क किया, सेंटर ज्वाइन करिए। अब सोचो क्या सोच सकते हैं, वही सेम कहानी हर जगह बनती है, उसके अलावा कुछ खास नहीं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। अब आता है चैलेंज, क्योंकि ये देखो ये है बेसिक से पॉइंट, मतलब ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा आपसे तो यस, ये ऐसे क्वेश्चंस जेई एडवांस में आपको मॉडरेट लेवल पे मिल सकते हैं, क्योंकि अभी इस पर क्वेश्चन जे ने पूछा नहीं है, तो ये मॉडरेट लेवल पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एक पूछा जा सकता है। लेकिन जे एडवांस अगर यहीं पर कहानी आए और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात करें इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, पहले सिंगल की बात करते हैं फिर धीरे धीरे लेवल को और इंक्रीज करते चलेंगे। तो अगर मैं बात करूं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, अब अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आ गई, आपसे पूछा जाए बताओ कैसे होगा चार्ज, क्या होगा, किस तरीके से बात करेंगे। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने ऐसे कुछ क्वेश्चंस कम ही देखे होंगे, अगर कुछ देखे होंगे
तो कनेक्ट करते हैं, समझते हैं और किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना बहुत मुश्किल है कि आपने कहीं इसको देखा हो, बहुत मुश्किल है ना। दिस इज वन ऑफ माई ओरिजिनल्स वन, अगर मैं बोल दूं तो ये आपको वो देखने को मिलेगा और काफी बेहतरीन तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। मान लेता हूं कि मैंने एक ये रीजन दिया आपको, ध्यान से सुनना। एक रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, बी इज चेंजिंग। आपने बोला बी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वेरी कर रही है, ठीक है, एक जनरल। जैसे जैसे आगे जाएंगे यहां से वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बदल जाएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला पॉइंट अपने को, ये अपना कुछ ओरिजिन हो गया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डेटा ऐसा बनता है कि हम जीरो पे डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा सा इसको पीछे लेके चलते हैं। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड 1/r के प्रोपोर्शनल होगी तो r बराबर 0 पे मैग्नेटिक फील्ड अनडिफाइंड है, इसलिए मैं थोड़ा सा डेटा पहले का लेके चल रहा हूं ताकि मैं ओरिजिन थोड़ा पहले बता दूं, ताकि मेरे को जीरो की टेंशन ना रहे कभी। तो ये मान लेते हैं मेरा 0,0 है और x बराबर किसी a से आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे चालू हो रही है इन दिस वे, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा भाई देखो यहां से एक चार्ज पार्टिकल, क्यू चार्ज पार्टिकल यहां से एंट्री कर रहा है विद वेलोसिटी v, जिसका मास q है और मास m है, चार्ज q है। अब यार बताओ इसका मोशन किस तरीके से होगा, किस तरीके से चार्ज को हम करें। तो पहले मैं जेनरिक बात कर रहा हूं, फिर मैं एफ ऑफ एक्स के एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा कि इसमें क्या क्या मैथोडोलॉजीज हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने अप्रोचेस को बिल्ड कर सकते हैं। आपने क्या देखो, पहली चीज समझो, सबसे पहले जब आपको नॉन यूनिफॉर्म की बात की जाए तो आपका पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड कैसी भी हो, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकती। पहला पॉइंट, ये चीज अगर आपने समझ ली, इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको वो चीजें समझा के निकालूंगा बाहर जहां पर आप लोग अटक रहे थे कि किस तरीके से, जहां आपको लगता था कि फंक्शन थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जा रहा है, बड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है फंक्शन, उन फंक्शन को कैसे आसान तरीके से सोचना है वो मैं समझाऊंगा। यहां पर हम आपको वो बातें समझाएंगे कि अगर आपका ड्रैग फोर्स वाले क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में भी आ गए तो यहां से आपकी काइनेमेटिक्स भी बैलेंस हो जाएगी गुरु। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग थिंग कि आप इसको कैसे सोचे। आपने कहा नहीं होगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन दी गई, चार्ज पार्टिकल यहां से घुसा और चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे घूमा, अपवर्ड फोर्स लगेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह वेरिएबल रहेगा। आई कैन नॉट कमेंट ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर अलग अलग है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हर क्षण, हर पल, हर समय अलग अलग होगा। क्या क्या चीजें ऐसे केस में फिक्स रहने वाली है पहले वो समझ लो। आपने कहा सर देखो यहां पर इसकी स्पीड बदलेगी, कुछ vx होगा कुछ vy होगा, ये फॉर श्योर है, बट v में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब आपने बोला कि v को मैं लिख तो सकता हूं कि इट कैन बी vx i कैप प्लस vy j कैप, बट मैग्नीट्यूड ऑफ v दैट इज अंडर रूट के अंदर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसमें ये नहीं बदलाव होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये बड़ी सुंदर सी बात आपने की। मैंने कहा बहुत अच्छा। अगर मैं आपसे यहां पे बात करता कि अगर ये कहानी है, अभी मैं यहां पे 2-3 मेथड समझाऊंगा इसी चीज को करने के, है ना। कुछ लोगों के मन में अगर आए कि सर हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, तो तुमने जिस मेथड से किया भी होगा ना बहुत लंबा है, एक लाइन में कैसे करते हैं ना, क्या थॉट है वो समझाऊंगा यहाँ पे, जरा ध्यान समझना। आपने कहा vx और vy आ गया, आपने कहा v इधर जाएगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है बेटा, तो अंडर रूट के अंदर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर ये कांस्टेंट हो गया। अब हम एक चीज समझ सकते हैं और वो क्या है कि इस पर फोर्स कैसे लगेगा। तो मैंने जैसे ही फोर्स की बात आई तो आपने कहा F बराबर होता है Q V, तो Vx I कैप प्लस Vy J कैप क्रॉस B। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी प्लेन चेंज नहीं करा सकते, मतलब ये कभी पॉसिबल नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड इसको अंदर धक्का दे दे, बाहर मतलब इसको k के टर्म्स ऑफ वेलोसिटी आ जाए। इट इज नॉट पॉसिबल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ओनली थिंग दैट इज पॉसिबल कि x और y में वेरिएशन होगा। तो आपने जैसे इसको लिखा तो ये b का आ गया k कैप में या इवन माइनस k कैप में, तो मैंने माइनस k कैप लिख दिया। i क्रॉस माइनस k कैप, आपने बोला j कैप आ जाएगा, देखो है ना, q vx इंटू बी, i क्रॉस माइनस k कैप, i क्रॉस k कैप करोगे तो माइनस j आएगा और i क्रॉस माइनस k कैप करोगे तो j आ जाएगा ना। x डायरेक्शन वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ये तो प्रीटी ऑब्वियस है और इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड पॉइंट निकल के आता है जहां पर हम बात करते हैं कि vy की, तो आपने बोला सर यहां पर प्लस q vy इंटू बी,
तो जे क्रॉस माइनस के क्या आ जाएगा, आपने कहा माइनस का आई कैप, सॉरी बी वाई लिखना था मुझे, ठीक है ना, बी वाई। अब अगर मैं देखूं तो ये फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, इसको मैं बोल सकता हूं वाई डायरेक्शन का फोर्स और इसको मैं बोल सकता हूं जेड एक्स डायरेक्शन का फोर्स। अब इसके मोशन को समझने के लिए हमें इन दो फोर्सेस को अलग अलग समझना पड़ेगा। अब ये मोशन कैसा भी हो, अब मैं इसी के अंदर फोर्स ऐड करूंगा क्यू बी क्या, वो भी इसी तरह ऐड होगा, कुछ नया नहीं आने वाला है। तो नथिंग न्यू इज गोइंग टू कम। अगर आपने इस बेसिक को समझ लिया, फिर आपके लिए साइक्लॉइड मोशन हो, स्पाइरल मोशन हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आप थोड़ा समय दीजिए, फटाक से आंसर निकल के आएंगे। लेकिन बेसिक मत याद नहीं करना है, कुछ भी याद एक शब्द नहीं करना है, एक सिंगल लाइन याद नहीं करनी है। सिंपल से समझो क्या करना है भैया, बस अपने को फोर्स लिख दिया, आपने कहा लिख दिया, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब आपके पास क्या कहानी आ गई, आपने कहा देखो सर एक्स डायरेक्शन का जो फोर्स आया मेरे पास वो निकल के आ गया माइनस का क्यू बी वाई इंटू बी, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब यहां नजरें नजरें एकदम ऊपर इन दी एयर, और वाई दिशा का जो फोर्स आ गया वो आ गया क्यू बी एक्स इंटू बी। देखो सही लिखा ना मैंने, और इसमें माइनस साइन आया तो माइनस साइन, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर और भी कोई फोर्स होता, मान लीजिए कि माइनस का बी लग रहा होता, तो माइनस का बी इंटू बी एक्स भी आता और माइनस का बी इंटू बी वाई भी आ जाता, वो एक और फोर्सेस की कहानी बन सकती थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब क्या करें, आपने कहा देखो अब एक सिंपल सी कहानी है, जरा उसको ध्यान से समझ लो। नहीं, इसके बाद हम रजिस्ट्री फोर्सेस भी लेकर आएंगे पिक्चर में। मैंने कहा देखो अब मैं चाहूं तो उसको लिख सकता हूं एम इंटू एक्स, बेटा अब लिखना सीखना जरा, है ना, एम इंटू ए एक्स, इट शुड बी इक्वल टू माइनस का क्यू बी वाई, और यहां पर बी जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो बी वेरिएबल है, याद रखना ना, बी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स या बी एज अ फंक्शन ऑफ वाई, जो भी आपके पास हो वो हम यहां पर आ जाएगा। आपने कहा एम ए एक्स को लिखने के दो तरीके हैं मेरे पास, है ना, तो मैं अलग अलग लिखता हूं ताकि मैं यहां से दो कहानी अलग अलग बना दूं। और आप इससे जो सीखने वाले हो ना, इट इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग थिंग। डीवी एक्स बाई डी टी इट इज इक्वल टू माइनस क्यू बी वाई इंटू बी एक्स। अब जरा ध्यान से समझना, क्योंकि अब यहां से पिक्चर शुरू हो रही है, यहां से अब पिक्चर शुरू हो रही है। एक मेथड आ जाता है, आपने देखा सर इसको लिख सकते हैं एम इंटू वी एक्स इंटू डी वी एक्स बाई डी एक्स, इट शुड बी इक्वल टू माइनस का क्यू बी वाई इंटू बी एक्स। अगर मैं यहां पर देखता तो मेरे पास एक चीज नजर आ जाती, क्योंकि मुझे कोपचे में एक ज्ञान मिल चुका है और वो ज्ञान मेरे से कह चुका है कि देखो सर वी स्क्वायर इट इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, और यहां पर जो वी है वो कांस्टेंट है। इस केस में अगर मैं इस पूरे फैक्टर को देखूं तो मैं लिख सकता हूं वी वाई इज सिंपली इक्वल टू अंडर रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर, तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स के फॉर्मेट में लाके खड़ा कर सकता हूं। मेरे लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, आई कैन वेरी सिंपली डिफाइन कि देखो वी एक्स डॉट डी वी एक्स इट शुड बी इक्वल टू माइनस साइन क्यू अपॉन एम, वी वाई को लिख दिया अंडर रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस वी एक्स का स्क्वायर इनटू जो भी बी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आपका आ गया डॉट डी एक्स। ये यहां नीचे आ जाएगा, तो यू कैन सिंपली गो विद अ वेरी बेसिक मैथडोलॉजी। मैं इसी को डायरेक्टली यूज करूंगा बेटा आगे रिजल्ट के फॉर्मेट में कुछ एग्जांपल्स में, ताकि आप लोग इसको बहुत आसानी से समझ सके। क्यू बाई एम इंटू यहां आ जाएगा बेटा वी एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ, आपके पास ये निकल के आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स आपको जो भी दी जाए कि म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स स्क्वायर, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स, जो भी एक्स के साथ जैसे वेरिएबिलिटी आपको दे दी जाए, आप उस वेरिएबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं। नाउ यू कैन डिफाइन एक्स का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन आएगा गुरु, समझो ध्यान से, इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? एक्स का पूछा जाएगा तो एक्स का, वाई का पूछा जाएगा तो, अब आपने कहा सर ये इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हाँ हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आपको यहां पर वी एक्स को वेरिएबल मानना पड़ेगा, तो अंडर रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस ए का फंक्शन एक बनेगा, देन उसको आप इंटीग्रेट करेंगे और देन आप उसके बाद उसको डिफाइन कर पाएंगे, राइट? तो ये फैक्टर थोड़ा सा अनडाउटेडली थोड़ा सा मतलब इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इतना भी आप कमजोर नहीं, आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन में आप सोचें ऐसा नहीं है, कुछ नए बच्चों को उनको जरूर लगेगा। लेकिन अब यहां आता है मेन पॉइंट, इस मुद्दे को अगर तुमने समझ लिया मजा आ जाएगा। समझना जरा ध्यान से क्या लिखने जा रहा हूं।
मैंने कहा देख ये क्या लिखा है, m इंटू डीवी एक्स बाई डी टी। अब ये फिनोमिना जो है ये तब बहुत काम आता है जब ये फिनोमिना आपका तब बहुत काम आता है जब आपको बाउंड्री कंडीशंस निकालनी हो। आपने कहा सर मतलब, मैंने कहा ध्यान से सुनना, इस पूरी कहानी में अगर bx को एज अ एक्स फंक्शन निकल जाए तो ये तो कॉम्प्लेक्सिटीज अब सोचना, क्योंकि यहां डिपेंडेंसी, अगर यहां पर मेरे लिए फंक्शन बहुत अच्छा होता अगर ये x में ना y में वेरिएबिलिटी होती, तो सोचो vy डॉट dt क्या होता, आपने कहा ये dy बन जाएगा। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना मेरे लिए मुश्किल है, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व, बट यही एक्सप्रेशन यहां बहुत बेहतर काम करेगा। लेकिन पहले समझो मैंने यहां लिखा क्या है, मैंने कहा vy डॉट dt को पकड़ा, ये बहुत सॉलिड है, देखो ये हमेशा काम आएगा, ये बाउंड्री कंडीशन में बेहतर काम है। आपने कहा एग्जांपल, मैंने कहा जरा एग्जांपल सुनना, ये आईएनपीएचओ 2011 का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। आपसे पूछा गया, अच्छा ये क्वेश्चन जेई कॉपी करते हैं, याद रखना, ऐसा ना सोचना कि जेई कॉपी नहीं कर सकता है, जेई 100% कॉपी कर सकता है। उन्होंने देखो एक सिलेंडर है, इसके अंदर इन्फिनिट सिलेंडर, इसके अंदर एक आई करंट फ्लो कर रही है, और एक आई करंट अगर फ्लो कर रही है तो इससे इसके सरफेस से एक चार्ज क्यू को फेंका गया आगे की तरफ, है ना। मैं मान लेते हैं करंट ऊपर की तरफ जा रही है आई इस पूरे से, और ये रेडियस आपको ए दे दी गई है, यहां से एक चार्ज को फेंका गया, आपसे पूछा गया बताओ फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द सरफेस ऑफ सिलेंडर। क्या होगा, वट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, हाउ एग्जैक्टली वी कैन सॉल्व दिस, कैसे सोचें, क्या करें। आपने कहा देखो सर ये करंट ऊपर जा रहा है, इसका इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, आपने कहा इनटू द प्लेन बनेगी, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर इनटू द प्लेन बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड यहां क्या होगी, आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2πx, अगर यहां से दूरी किसी x पर होगा। और मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर देता हूं ताकि मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ऊपर को y बोल देता हूं और इधर को x बोल देता हूं, ठीक है ना। और एज्यूमिंग दिस पॉइंट एज ओरिजिन, इसको ओरिजिन मान लेता हूं। आपने कहा बहुत बढ़िया, ये चार्ज जाएगा, धक्का ऊपर लगेगा, मतलब कुछ ऐसे जा रहा होगा। अब आपसे पूछा कि बताओ मैक्सिमम सेपरेशन कितनी होगी, व्हाट इज द मैक्सिमम सेपरेशन, तो आपने कहा मैक्सिमम सेपरेशन मान लेते हैं एक्स नॉट होगी। अच्छा भाई कैसे सोचा एक्स नॉट कितनी होगी, बात पता नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हर जगह रेडियस अलग अलग आएगा, सही बात है, आपने कहा बिल्कुल सही। अब अगर मैं इसको जेनरिक वे में डिफाइन करूं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका, आपको इमीडिएटली नजर नहीं आएगा कुछ भी, याद रखना ये Vx है, ये Vy है, इमीडिएटली कभी कुछ नजर नहीं आएगा, हमेशा स्टेप बाय स्टेप तरीके से ही चीजों करिएगा ताकि आपको चीजें आसानी से नजर आए। Vx हो गया, ये Vy हो गया, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। लगने वाले फोर्स की वैल्यू की अगर आप बात करेंगे तो Fx बराबर, अच्छा मैंने लास्ट टाइम निकाली दिया तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, Fx बराबर आ जाएगा यहां पे Q Vy इंटू बी विद नेगेटिव साइन, और Fy आ जाएगा Q Vx इंटू, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, आपने कहा मुझे चाहिए x का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सोचना जरा ध्यान से, x की मैक्सिमम दूरी, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ x। करने का एक तरीका कि पहले Vx निकालो जो हमने यहां किया, और यहां पर Vx को क्या लिखो, म्यू नॉट आई अपॉन 2πx, और इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दो। तो मेथड नंबर 1 जो है वो तो हमको एक सिंपल तरीके से बतलाता है कि देखो सर, मेथड नंबर 1 ये बोल देगा कि इसको लिख सकते हैं m vx इंटू dvx बाई dx, इट शुड बी इक्वल टू माइनस साइन के साथ q, इसको लिख देंगे वी स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। आपने कहा बहुत बढ़िया। और नाउ वी कैन वेरी सिंपली पुट द इंटीग्रेशन साइंस ओवर हियर, और मैं यहां पे लिख सकता हूं m इधर आ गया तो m अपॉन q इधर लिख देते फॉर द टाइम बिंग, और यहां हो गया vx dx, और अपॉन के अंडर रूट के अंदर आ गया वी स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू माइनस साइन के साथ dx अपॉन x
और ये म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ये इसको मैं कांस्टेंट की तरह ले लेता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी कैन कैलकुलेट द एक्स एज अ फंक्शन ऑफ, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं एज अ फंक्शन ऑफ वी एक्स, और मुझे पता है एट मैक्सिमम सेपरेशन Vx शुड बी इक्वल टू 0, मतलब सबसे दूर होगा तो सारी की सारी स्पीड यहां पर Vy होगी, और ये Vx हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपने कहा, ये 0 हो जाएगा। Vx को 0 पुट करेंगे आफ्टर द इंटीग्रेशन, वी कैन गेट द वैल्यूज एंड इट इज अगेन इजी पार्ट। मैं इस इंटीग्रेशन के अंदर नहीं जा रहा हूं, कॉमनली अवेलेबल है, कई लोगों ने किया भी होगा, आई थिंक सो, तो कुछ खास बड़ा पॉइंट नहीं, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ अच्छी बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेहतर क्या है, आप कैसे और बेहतरीन आउटपुट निकाल सकते हो अपनी सिचुएशन में। मैंने कहा इसके मेथड नंबर 2 को सोचो। मैंने कहा देखो जरा ध्यान से, आपको पता है एफ वाई को जरा देखो जरा, एफ वाई बराबर क्या हो गया, क्यू वी एक्स इंटू बी, यही है। मैंने कहा देख इसको मैं लिख सकता हूं एम इंटू डी वी वाई बाई डी टी। हमेशा नजर इस बात पर होनी चाहिए कि एक्स की दूरी मतलब एक्स की दिशा का डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरे साथ कई सारे लेक्चर्स पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि जितने भी रेजिस्टिव फोर्सेस की बात करें, ड्रैग फोर्स की बात करें, जो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस हैं, उसमें पहली अप्रोच दिमाग में आनी चाहिए वी डॉट डी टी की, और वो नेट डिस्प्लेसमेंट बताता है। जिसकी नजर में ये चीज आ गई उसकी कहानी एकदम सटासट सेट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे कितना प्यारा एप्लीकेशन आप इसका साइक्लोइड मोशन में कर सकते हैं, कितना प्यारा एप्लीकेशन इसका आप रजिस्टिव फोर्सेस के अंदर कर सकते हैं, उसी प्यारे एप्लीकेशन को। या इनमें 2011 क्वेश्चन है, आप देखोगे वही जेनरिक मेथड सॉल्व, क्योंकि उन्होंने यही मेथड बताया था सॉल्व करने का, तो लोग इसके ऊपर दिमाग लगा ही नहीं पाते हैं। अब आपको एक्स्ट्रा कैसे सोचोगे, नया दिमाग कैसे लोगे, वो समझा रहा हूं। तो यहां पर आ गया क्यू वी एक्स, और ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, है ना। अब सोचना जरा ध्यान से, यहां पर मैंने लिखा है इसको डी बी वाई इंटीग्रेशन, इट शुड बी इक्वल टू क्यू वी एक्स डॉट डी टी, यहां से म्यू नॉट और आई इधर ले आया, अपॉन 2 पाई इधर ले आया, अपॉन के अंदर वी एक्स डॉट डी टी लिखना था, सॉरी, अपॉन में आ गया एक्स। मैंने कहा जरा इसको अब ध्यान से घूरो, वी एक्स डॉट डी टी ये क्या है, दैट इज कॉल्ड डी एक्स, यही तो छोटा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स है। ये है परम ज्ञान, जिसको इसकी प्राप्ति हो गई उसने इस इंटीग्रेशन की शकल ही बदल दी। मजा आया गुरु, इसकी प्राप्ति होने से आपको काफी हद तक चीजें एम। अच्छा आपने कहा वी वाई, आपने कहा इनिशियली वी वाई जो था वो 0 था, फाइनली क्या हो जाएगा, आपने कहा सर वी वाई विल बी इक्वल टू बी, आपने कहा क्यों, मैंने कहा देखो जब एक्स 0 होगा तो वी वाई पूरा का, क्योंकि स्पीड में तो कोई चेंज होगा नहीं। अगर यहां पर आपकी इनिशियल स्पीड v थी तो फाइनल स्पीड वी वाई शुड बी इक्वल टू v, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव हो नहीं सकता, मैग्नेटिक फील्ड कैसी भी हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, बट काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, और यही इसका पावरफुल टूल है। तो आपको इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की स्पीड के बारे में पता है, तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो आपने कहा देखो फाइनली हो जाएगा, आपने कहा v माइनस 0, इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू क्यू अपॉन 2 पाई, वी एक्स और डी टी को लिख दिया आपने डी एक्स अपॉन एक्स, और इसको जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो गया x, जब वी वाई 0 था तो x कितना था, आपने कहा x बराबर a था, फाइनली कितना हो जाएगा, आपने x बराबर x नॉट हो जाएगा, आपने कहा बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन क्या हो गया ln x नॉट बाई x, ये क्या हो गया mv, तो mv इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई क्यू अपॉन 2 पाई इंटू ln x नॉट अपॉन a। सोच के देखो क्या आ गया, e की पावर में चला गया, तो x नॉट शुड बी इक्वल टू x नॉट अपॉन a, इट शुड बी इक्वल टू e की पावर, ये जाएगा 2 पाई mv अपॉन म्यू नॉट आई क्यू, ई की पावर में, है ना। तो x नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, इट शुड बी इक्वल टू a टाइम्स ऑफ e की पावर 2 पाई mv अपॉन म्यू नॉट आई। अब इस क्वेश्चन की कहानी, ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे समझाया, अगर इसमें थोड़ी सी और ओरिजिनलिटी इन्वॉल्व करो, चीजें थोड़ी सी और करें, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी, बट ठीक है, अभी इसको आप जेई एडवांस लेवल पर रखोगे तो ये एक बढ़िया सा आपके पास चैलेंज आ जाता है। फिर आप चलो आईएनपीएचओ की अगर कभी बात करनी होगी तो हम लोग इसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ भी लेके चल सकते हैं, बट यस दिस इज वेरी पावरफुल टूल। अब जिस एक्स को निकालने के लिए आपको यहां पर पहले इसको इंटीग्रेट करना था, फिर एक्स को 0 रखना था, आंसर विल बी सेम।
बट एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करना था, देन आफ्टर यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड गेट द, वही एक चीज थोड़ी सी आसानी तरीके से होगी अगर आपने नजरिया समझ लिया, एंड दैट इज अ वेरी पावरफुल थिंग। जहां पर भी आपको वैल्यूटी दिखाई पड़े आप फटाक से करो, बात समझ में आती है, कोई चैलेंज कोई परेशानी? देखो जरा ध्यान से इसको। अब बेटा इसी में एक और कहानी समझते हैं। अच्छा समझो, ये तो समझ में आ गई बात। अब अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन में रेजिस्टिव फोर्स आ जाए, पाथफाइंडर का एक बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से क्विकली समझते हैं एंड देन आगे की तरफ मूव करेंगे, है ना। आपसे पूछा गया इसका एक फंडामेंटल क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द पाथफाइंडर इवन। A charged particle enters a region in which there is a frictional force proportional to the particle's speed, and the particle stops 10 centimeter from its entry point if the particle repeats its motion when a homogeneous magnetic field from its entry point। अगर वो एक फोर्स है, अब if the particle, पूछा सेकंड, if the particle repeats motion when a homogeneous magnetic field perpendicular to the plane of its trajectory is also present, then the particle comes to rest 6 centimeter from its entry point। सी द फिगर हाउ फार, कितना एंट्री पॉइंट्स होगा अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, और ये सब चीजें हमसे पूछी जाए। तो इस पूरे क्वेश्चन का करते हैं पूरा पोस्टमार्टम और कहानी को समझ लेते हैं। हाँ, कहानी के अंदर जब ये बीवी आ गया, बीवी खतरनाक चीज है ना, मतलब बीवी मतलब फोर्स, बी और वी का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन एक जो है वो बन के निकल के आता है। जरा इसमें ध्यान से समझना, आपसे क्या बोला गया कि जब इस एक मीडियम के अंदर ये जाता है, सबसे पहला ही कंडीशन, अब इसके अंदर लगने वाला फोर्स जो है दैट इज एफ बराबर माइनस का बी वी है। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल यहां से एंट्री करेगा और इसको किसी वी नॉट स्पीड से आपने फेंका, अ चार्ज एंटर्स अ रीजन विच देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल स्पीड एंड द पार्टिकल स्टॉप्स 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंट्री पॉइंट। तो अगर आप ये गया और कुछ दूर जाके ये रुक गया, यहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई 0, तो ये दूरी दे दी गई आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो F बराबर इस पर लगने वाला फोर्स सिर्फ एक था कि जब ये जा रहा होगा तो इस पर पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा बी वी का, जब इसके पास वेलोसिटी आएगी तरफ v होगी, तो F बराबर हो गया b इंटू वी, द माइनस साइन। तो F को क्या लिख सकते हैं बेटा, आपने कहा इसको लिख सकते हैं m इंटू dv बाई dt, इट शुड बी इक्वल टू माइनस का v। अगर मैं यहां पर देखूं तो m इंटू dv इट शुड बी इक्वल टू माइनस का b डॉट dt। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो वी कैन वेरी सिंपली से कि इनिशियल स्पीड कितनी थी, आपने कहा इनिशियल स्पीड इसके पास v नॉट थी, फाइनल कितनी होगी, आपने कहा 0। इनिशियली टाइम t बराबर 0 से किसी भी टाइम t तक जहां पर फाइनली वो रुक जा रहा है, वहां तक की हम बात करते हैं। तो v डॉट dt, ये जो टोटल होगा उस टाइम में, v डॉट dt क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली v डॉट dt क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट दैट इज dx, और उसको इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मान ले 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर हो गया m इंटू 0 माइनस वी नॉट, इट शुड बी इक्वल टू माइनस का b इंटू एक्स, और एक्स यहां पर कितना दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो 10 अपॉन 100 अगर आप उसको चेंज करेंगे और यहां से हो गया माइनस कैंसिल हो जाएगा एम बी नॉट। तो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट ऑल्सो, कि वी नॉट है कितना, तो बी नॉट अपॉन बी अपॉन 10 इस स्पीड से आपने इसको फेंका था। अब आपने बोला कि इसी को फेंक रहे हैं, लेकिन अब यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड और लगा दी गई, है ना। अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी गई तो कहानी क्या बनेगी, आपने कहा सर तो बहुत सिंपल सी कहानी बन जाएगी। अगर नाउ इन दिस रीजन ये मटेरियल तो है ही, और यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई, और अब हमने इस चार्ज पार्टिकल को फेंका विद द सेम स्पीड ऑफ वी नॉट, वही मास वही क्यू, बट यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आई, वेरिएबल नहीं है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गई। स्टेप 1, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गई तो हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं। आपने कहा देखो सर अब जब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा तो पहले तो मोशन कैसा होगा, आपने कहा सर देखो ये घूमेगा, और ये घूमता हुआ जैसे उन्होंने दे भी दिया, द मोशन विल बी ऑफ स्पाइरल पाथ, क्योंकि अल्टीमेटली धीरे 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 ये इसका वेलोसिटी जो लगातार कम होती जाएगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लगातार कम होता जा रहा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर लगातार कम होता, छोटे छोटे सर्कल की तरफ मूव करता जा रहा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर एम बी अपॉन क्यू बी के करस्पॉन्डिंग आते हैं, दैट इज द बेसिक पॉइंट। तो अगर मैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बात करूं तो इसके पास कुछ वेलोसिटी वी होगी। अब यहां पर बात करें तो क्या इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी या वेरिएबल, आपने कहा देखो सर पहले केस में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी तो स्पीड में कोई बदलाव नहीं हो रहा था, लेकिन यहां रेजिस्टिव फोर्स लग रहे हैं तो अब स्पीड डिक्रीज करेगी। अगर स्पीड बेटा डिक्रीज करेगी तो कहानी क्या बनेगी, आपने कहा तो कहानी का मतलब ये हो गया कि अब कहानी बिल्कुल सेम नहीं रहेगी। तो अब यहां पर लगने वाला फोर्स अब दो आ गया, आपने कहा क्या, हमेशा वेक्टर फॉर्म की तरह सोचो,
एफ बराबर माइनस का बी वी प्लस क्यू वी क्रॉस बी। तुरंत इस फैक्टर को वेक्टरली लिख लेंगे तो आपको सुंदर सा मजा आना शुरू हो जाएगा। क्यू यहां आ जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप क्रॉस बी ऑफ माइनस का के कैप। करेक्ट पॉइंट। तो अगर हम यहां पर लिखें या इसको लिखने का वी एक्स डॉट डी टी के करस्पॉन्डिंग भी आप काम कर सकते हैं, जैसे भी आपको लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूंगा तो फोर्सेस भी बन के आ जाएंगे, फोर्सेस बन के आ जाएंगे तो हम कॉम्बिनेशन की बात भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहां पर मुझे इन्होंने एक्स और वाई के बारे में कोई खास चर्चा नहीं की। इन्होंने हमसे चर्चा क्या की है, दूरी, कहां जाके रुका, 6 में रुका तो फाइनल कहां रुकेगा। मतलब फंडामेंटली अगर देखा जाए, मान लेते हैं यहां रुका तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो अगर ये फाइनली यहां रुका तो यहां इसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी, आपने कहा यहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी, चाहे वो एक्स में हो चाहे वो वाई में हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इनिशियली कहां पे वेलोसिटी थी, आपने कहा आगे की तरफ। मैंने कहा अब देखो, रादर देन मैं इस पूरी कहानी को समझूं, मैं यहां पर सिंपल तरीके से ये भी तो लिख सकता था कि जो फोर्स है उसको लिख सकते हैं m इंटू डीवी बाई डी टी, इट शुड बी इक्वल टू माइनस का वी वी प्लस क्यू। इसको डायरेक्टली अगर आप v कैपिटल्स में लिख दें या इसको आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो क्या होगा, बी एक्स इंटू बी। ये क्या हो गया, आपने कहा सर ये आ जाएगा आपका आई क्रॉस माइनस के, तो माइनस का जे कैप, नहीं जे कैप प्लस का आएगा ना, प्लस क्यू बी वाई इंटू वी, और ये आ जाएगा माइनस का आई कैप। ठीक है ना। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने कहा बेटा अब जरा यहां पे हम इस कहानी को समझ लेते हैं। तो मैं यहां पे लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, एम डीवी क्या हो गया, आपने कहा डीवी हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यहां पे जाएगा dt, तो माइनस का बी, इसको भी लिख सकते हैं, तो आ जाएगा वी एक्स डॉट डी टी प्लस बी इंटू वी वाई डॉट डी टी। ये दोनों निगेटिव साइन के साथ आ गए। यहां पर आ गया प्लस क्यू इंटू बी इंटू वी एक्स डॉट डी टी, ये आ गया जे कैप में, और यहां आ गया माइनस क्यू वी वाई डॉट डी टी, और ये आ गया बी, ये आ गया माइनस का आई कैप डायरेक्शन में। तो माइनस बाहर आई गया तो आई कैप लिख देते हैं इसको। ये वी एक्स आई कैप होगा तो इसको आई कैप लिख देता हूं, ये जे कैप होगा इसको जे कैप लिख देता हूं, बाकी सब जगह आई और जे कैप बने हुए हैं। अब इस रास्ते से बड़ा प्यारा सा, मतलब सिंपल कहानी है, एक ही चीज है, जिसको बहुत अच्छे समझ लिया तो अपने आप कहानी एकदम क्लियर हो जाती है। और वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो भैया एम वी एक्स आ गया, तो यहां पे समझना जरा, अगर मैं यहां पर बात करता, सॉरी डी टाइम से, तो एम ऑफ डी वी एक्स इन आई कैप प्लस एम ऑफ डी वी वाई इन जे कैप डायरेक्शन, इट शुड बी इक्वल टू, अब देखो वी एक्स डॉट डी टी क्या बताएगा बेटा, आपने कहा कि सर ये वी एक्स डॉट डी एक्स को बताएगा, वी वाई डी वाई बताएगा, अपन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो आपने कहा माइनस का बी डी एक्स आई कैप माइनस का बी डी वाई जे कैप प्लस क्यू बी डी एक्स जे कैप माइनस क्यू बी डी वाई आई कैप। आपने कहा सर अब सबको इंटीग्रेट कर देते हैं डी एक्स डी वाई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होती, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होती तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता। क्यों? क्योंकि अब इस इंटीग्रेशन में मैग्नेटिक फील्ड y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट हो पाएगी तो y के, और j में हो पाएगी तो j में, बट ये दोनों इंटीग्रेशन हो पाए ये बहुत मुश्किल है। मतलब अब अगर मैं यहां वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड डाल दूं तो मेरे लिए कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। कर सकते हैं बट अगेन इट इज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि यहां से कहानी जो है फिर पूरी पलटती हुई दिखाई पड़ जाती है, फिर वो कहानी बहुत अलग हो जाती है। आगे कभी चर्चा करेंगे तो बताएंगे, लेकिन वो बैकग्राउंड। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ कहानी बनेगी, अगर बी एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही होती तो कहानी थोड़ी सी डेवलप हो सकती थी, लेकिन यहां पर बी डी वाई के साथ भी है, बी डी एक्स के साथ भी है। आप सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पे वर्क करना चाहोगे तो ये फैक्टर आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स लिखा है, तो आप इसको एक्स के साथ वेरिएबिलिटी, क्योंकि जे कैप की है, वो जे से कंपेयर करते हुए आप लिख सकते हो। तो दैट इज पॉसिबल कि एक्स कितना दूर जाएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा अभी। लेकिन y को पूरा का पूरा डिफाइन कर पाना इन दिस मैनर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बेटा। तो आपने कहा सर ठीक है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो vx अगर इनिशियली बात करते हैं तो 0,0 पे थे, तो इन सब की तो इनिशियल लिमिट 0 0 0 होगी। फाइनली ये x पर होगा, ये y पर होगा, किसी x पर होगा, किसी y पर होगा।
इनिशियली Vx कितना था, आपने कहा इनिशियली V नॉट था, फाइनल रुकेगा तो जीरो हो जाएगा। Vy कितना था, जीरो, फाइनल भी कितना रहेगा, जीरो। आपने कहा ये तो फैक्टर निपट ही गया, तो आपने कहा m इंटू जीरो माइनस वी नॉट इन आई कैप डायरेक्शन प्लस जीरो का जे कैप, इट शुड बी इक्वल टू आई कैप में बी एक्स आ गया, ये बी वाई जे कैप, और एक आई कैप आ गया यहां से वाई का। तो आप बोल सकते हैं माइनस का बी एक्स माइनस का क्यू बी वाई इन आई कैप डायरेक्शन प्लस यहां का माइनस का बी वाई और ये प्लस, तो यहां आ गया माइनस का बी वाई प्लस का क्यू बी एक्स, ये आ गया जे कैप डायरेक्शन। ध्यान से देख लीजिए बेटा, अगर मैं आई को आई के साथ और जे को जे के साथ कंपेयर करूं तो वी कैन गेट वेरी सिंपल रिजल्ट ऑफ दिस वन, दैट एम वी नॉट इट इज सिंपली इक्वल टू, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से बी एक्स प्लस क्यू बी वाई। और अब मैं यहां से आपको इसके क्या क्या शॉर्ट तरीके बन सकते हैं, किस किस मेथोलॉजी पे हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, वो सब मैं यहां समझाने जा रहा हूं। और एक जब आई कंपैरिजन जीरो कंपैरिजन की बात करेंगे तो मैं यहां से निकल के आ जाएगा बी वाई इक्वल टू क्यू बी एक्स। देख लीजिए बच्चों एक बार, अगर मुझे यहां पर सारी वैल्यूज पता है तो मेरे लिए एक्स और वाई दो वेरिएबल ही तो हैं, तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। अगर अब देखो वेरिएबिलिटी पे सारी कहानी डिपेंडेंट है कि कहां पर क्या वेरिएबल बना हुआ है। अगर मेरे को यहां पर कुछ वैल्यूज दे दी है, जैसे उसने बोला स्टॉपिंग डिस्टेंस, अब यहीं से सारे गेम है, ये इक्वेशन आ गई, इसके बाद सब कुछ कहानी क्लियर है। स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको दे दी गई 6 मीटर, तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको 6 मीटर दे दी गई है। आपसे पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड बता दो कितनी होगी। इन द डिफरेंट केस एक्स और वाई क्या होंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो वाई और एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी निकाल लेते हैं और उसको एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे 2b के साथ, ये भी ऑप्शन है। तो आपने बोला सर यहां से मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन वेरी सिंपली से दैट वाई शुड बी इक्वल टू क्यू बी एक्स अपॉन बी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और अगर इस वाई को मैं उठा के यहां पे डाल दूं तो मैं लिख सकता हूं दैट एम वी नॉट इट सिंपली इक्वल टू बी एक्स प्लस क्यू बी, और वाई क्या हो गया, अच्छा वाई बराबर हो गया क्यू बी अपॉन बी इंटू एक्स। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकल के आ गई बी एम वी नॉट अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर ये x निकल के आ गया बेटा तो y क्या हो जाएगा, आपने कहा सर y बराबर हो गया क्यू बी अपॉन बी इंटू, अब यहां पर अगर आप करेंगे तो ये सिंपल इसी का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो बी एम वी नॉट अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर बेटा मैं यहां पर देखूं, मैंने कुछ जरूरत तो नहीं किया कहीं पे, y बराबर ये निकल के आ गया, अच्छा स्क्वायर कहां से कर दिया मैंने, अच्छा ठीक है ना, सही तो है क्यू बी और ये ठीक है परफेक्ट है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो दिस फैक्टर सिंपली b से याला b कैंसिल, तो y शुड बी इक्वल टू क्यू बी इंटू एम वी नॉट अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करता हूं तो मैं इसको ऐड करूंगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, आपने कहा सर अगर स्क्वायर करें देखो ये फैक्टर पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, तो आपने कहा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, तो आपने कहा देखो सर ये पूरा फैक्टर इसमें ये दोनों में कॉमन है तो दोनों से इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर की तरफ निकल के आ गया एम वी नॉट और नीचे की तरफ आ गया बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो कॉमन होकर बाहर आ गया। अंदर की तरफ क्या बन गया, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर आप इससे इसको कट करेंगे तो यहां पर एक अंडर रूट आ जाएगा, तो 1/2 फैक्टर बन जाएगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं द स्टॉपिंग डिस्टेंस इट इज सिंपली इक्वल टू एम वी नॉट अपॉन अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर।
एंड फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज। स्टॉपिंग डिस्टेंस हमको पता चल गई है, तो अब हम यहां से सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको वी नॉट की वैल्यू पता है, वी नॉट इक्वल्स टू बी बाई 2m। तो यहां से हम b को भी इसके टर्म्स में पुट कर सकते हैं, वी शुड बी इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ b ओनली। तो हम उन सब फैक्टर्स को यहां पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इस वैल्यूज को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। एक बार जल्दी से देखो बच्चा, कोई चैलेंज, कोई परेशानी, कोई शंका हो तो बताओ। ये कहानी क्लियर होती है बेटा? तो अब स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको कंपेयर करनी है, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, जरा यहां पर आ जाते हैं, ठीक है ना। अब इसी पॉइंट को अगर मैं यहां समझाऊं, तो जैसे हम लोगों ने यहां पे देख लिया था कि ये डिस्टेंस आपको दे रखी है तो लेट मी पुट इट इन दिस वे। अब इस क्वेश्चन को पूरा खत्म कर लेते हैं। तो आपसे जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ भैया कितना होगा, तो आपने कहा देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इन दिस केस इट इज 6 सेंटीमीटर। अगर बी को डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को ट्वाइस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसके फैक्टर की बात की गई। आपने कहा सर ठीक है, तो मैं अगर मैं यहां पे बोलूं तो डी स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारे पास क्या निकल के आ गया, आपने कहा सर डी स्टॉपिंग निकल के आ गया अपने पास, इट इज सिंपली इक्वल टू mv नॉट अपॉन अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। अब चूंकि मुझे बी के इफेक्ट को एनालाइज करना है तो मुझे बी को सिंगुलरली प्लेस करना पड़ेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कंपैरिजन की बात की जाए तो इसको मैं लाऊं तो मैं स्क्वायर करके इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करूं तो चांसेस है कि बी को मैं इंडिपेंडेंट कर पाऊं, ताकि मैं प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यूज को समझ पाऊंगा। तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, तो मैंने कहा देखो यार मैं इसको लिखता हूं 1 अपॉन डी स्टॉपिंग, है ना, D1 लिख देते हैं इसको, या 1 अपॉन D1 कुछ भी लिखना चाहो वो लिख दो तो ये हो गया ऊपर की तरफ, इसको स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर खुल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर किया तो इधर आ जाएगा एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो मैंने कहा देखो 1 अपॉन D1 स्क्वायर जो हो गया, अगर इसको अब यहां पे घूरने की बात आ गई, ठीक है ना, क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान अब कहानी बन चुकी है अपने पास, क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना, ये क्या है, ये हमने सबसे पहले निकाला, देखो ध्यान से, ये क्या है, अगर आप देखोगे तो इट इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो है बी अपॉन एम वी नॉट, यही तो वैल्यू आई थी 10 सेंटीमीटर, मतलब 1 अपॉन 10, तो 1 अपॉन 100 हो गया ये। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो मैंने कहा देखो भाई अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट 1 अपॉन 6 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस दिस फैक्टर दैट इज क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। आपने अब बोला कि अब बताओ डी फाइनल कितना होगा, ये तो नहीं चेंज होगा। आपने कहा इसको मैं 4 टाइम्स कर देता हूं ऑफ दिस वैल्यू, तो मैं कहा इस वैल्यू को निकाल लेते हैं, 4 की वैल्यू डाल देंगे, काम खत्म, आंसर पिक्चर में। तो आपने कहा देखो सर अगर इस फैक्टर को आपने, तो मैं इस फैक्टर कांस्टेंट लिख देता हूं, तो 1/6 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर, यही तो ये फैक्टर है। तो आपने कहा 1 अपॉन डी फाइनल इज नथिंग बट 1 अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 10 का स्क्वायर। दिस सॉरी डी फाइनल का स्क्वायर होगा यहां पे, माय मिस्टेक। नाउ दिस इज द आंसर बेटा, कैलकुलेट कर लेंगे, वी कैन गेट द सिंपल आंसर ओवर हियर। तो दिस इज द वेरी बेसिक पॉइंट, जहां पर आप क्वेश्चन को देख के फटाफट कैसे इक्वेशन को अप्रोच करना है, कैसे करना है, इसी पर बेस्ड एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हमने और है डेटा के बेस। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप होमवर्क में मैच कराओ। एग्जैक्ट यहां पर आपसे पूछा गया है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, हमने अभी एक्स और वाई दोनों निकाल के आपको दिखाया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज दी गई हैं, सब कुछ दिया गया है। वी कैन वेरी सिंपली कैलकुलेट की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, हमने अभी निकाला है। वी कैन पुट द वैल्यूज एंड यू कैन गेट द आंसर्स, राइट। अब एक और पॉइंट आता है जहां पे हम चर्चा करने आपके साथ जा रहे हैं अबाउट म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं गेम ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। ये तो खैर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, तो इसको जरा थोड़ा सा देख लेते हैं ना। गेम ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये अपना आज का छोटा सा लास्ट प्यारा सा एक गेम है, इसको और निपटा देते हैं, आपके मन में सारी कहानियां एकदम सेटल हो जाएंगी एकदम। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है ना, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझेंगे कि क्या कहानी है, कैसे है, किस तरीके से सोचें, और इसके अंदर पूरी बातें आएंगी। मान लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू यहां पे रखा और एक माइनस क्यू यहां पे रखा। इनको बहुत ज्यादा सेपरेशन आर से छोड़ दिया, पूछा गया और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दी इनटू द प्लेन।
आउट ऑफ द प्लेन लगा दिया ना, थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेन लगा दिया। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन बी बराबर बी नॉट के कैप प्लस में, है ना। आपसे पूछा गया बताओ भैया इनके बीच की मिनिमम दूरी क्या होगी, क्या एक्स कोऑर्डिनेट होगा ऐसा किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, और इसी पर बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है मैंने। ये टू पार्टिकल हैव द इक्वल मास ऑफ एम एंड इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, मैग्नीट्यूड ये माइनस ए और प्लस ए से आपको छोड़ा गया फ्रॉम द फिगर। द पार्टिकल रिलीज साइमल्टेनियसली कंसीडर ओनली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पार्टिकल एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑन देम। सिर्फ फाइंड द स्पीड ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। फाइंड वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द नेगेटिव पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ये बेसिक है और इसी के आगे कहानी हम लोग समझने की कोशिश में लग जाते हैं। अब यहां ए दे दिया कि हमने आर ले लिया, चलो उसको भी ए लिख लेते तो थोड़ा अच्छा लगता है यार, है ना। 2a हो जाएगा तो सुंदर लगेगा। आपने कहा सर होगा क्या, मोशन कैसा होगा, पहले समझो मोशन कैसा होगा। तो आपने कहा देखो मोशन की बात करेंगे तो मोशन वुड बी कि ये प्लस क्यू आगे आएगा, जैसे इसको कुछ वेलोसिटी मिलना शुरू होगी, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, धक्का नीचे की तरफ लगाएगी, तो ये चार्ज पार्टिकल यहां से ऐसे घूमना शुरू करेगा, ये चार्ज पार्टिकल यहां से ऐसा घूमना शुरू करेगा, और फिर फाइनली ये लोग इधर नीचे की तरफ जा रहे होंगे। समथिंग द मोशन विल बी आइडेंटिकल इन नेचर और आइडियलिस्टिकली दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे होंगे। क्या हो गया? ठीक है, आपको एक नेगेटिव चार्ज है कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, इन सबके क्या तो आपने कहा देखो सर पहले दो बातें ध्यान रखो कि जब इनके बीच की सेपरेशन मान लो ये बी दूरी पर है तो ये भी बी दूरी पर होगा, मोशन आइडेंटिकल रहेंगे। यस, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। इसके पास इधर की तरफ अगर वीएक्स वेलोसिटी होगी तो इसके पास इधर की तरफ वीएक्स वेलोसिटी होगी, इसके पास नीचे की तरफ वीवाई होगी तो इसके पास नीचे की तरफ वीवाई होगी। आपने कहा क्यों, मैंने कहा आइडेंटिकल मोशन है, मोशन बिल्कुल सेम, क्योंकि सेम फोर्स लगेगा दोनों के ऊपर, तो अगर सेम फोर्स लगेगा सेम मोशन आएगा तो सेम ओरिएंटेशन निकल के आएगा। आपने कहा बहुत बढ़िया बात है भैया। अगर अभी इस दूरी की बात करें तो मैं बोल सकता हूं कि जब ये ए डिस्टेंस टू ए डिस्टेंस पे थे तो मेरे पास क्या क्या इक्वेशंस हैं, उन उस बैगेज को पहले देख लो जरा एक बार, व्हाट इक्वेशंस वी आर हैविंग। तो आपने कहा देखो सर यहां पर बात करें तो मेरे पास एक फोर्स लगेगा एफ एक्स वाला, दैट इज कि के क्यू इंटू क्यू अपॉन 2b का स्क्वायर, ये किसी फोर्स होगा, ये आई कैप एक्स वाला फोर्स होगा। एक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स दैट करस्पॉन्ड्स टू क्यू bx, जिस अगर इस पे मैं प्लस चार्ज से बात करता हूं तो ये आगे की तरफ जा रहा होता, तो bx क्रॉस बी के कैप, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां बाहर की तरफ है थप्पड़ नीचे की तरफ तो माइनस जे कैप में पड़ेगा, माइनस का जे कैप प्लस क्यू बी वाई फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ थप्पड़ बाहर की तरफ है, तो देखो बी वाई वाला है तो पीछे तरफ फोर्स लगेगा, है ना। अगर मैं यहां पे बात करता तो वी वाई का एक फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो की क्यू बी वाई इंटू बी इन माइनस आई कैप डायरेक्शन, पहले ये देख लो। सिमिलरली अगर मैं इस पर फोर्स की बात करता तो इस पर क्या फोर्स लगते हैं, आप बोलते सर इस पर फोर्स लग जाता एफ अगेन, इस पर एक फोर्स आई वाला, ये तो आई कैप डायरेक्शन लग जाता आगे की तरफ, कोई अट्रैक्टिव नेचर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला पीछे की तरफ लग जाता, और एक्स जे कैप में नीचे की तरफ लग जाता और वाई में पीछे की तरफ लग जाता। यहां पर बात करते तो अगेन इस पर एक फोर्स लगता के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट इज 2b का होल स्क्वायर, ये लग जाता माइनस आई कैप में, क्योंकि इसके लिए ये दिशा निगेटिव हो जाती, निगेटिव चार्ज है यहां, माइनस का क्यू चार्ज है, तो माइनस का क्यू चार्ज है, माइनस का क्यू चार्ज की दिशा इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो लगने वाला फोर्स दिशा आपने कहा वापस से नीचे की तरफ होगी, तो इस पर लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, दैट इज अगेन क्यू बी एक्स इंटू बी इन माइनस जे कैप डायरेक्शन। और अगर मैं प्लस की बात करता तो क्यू बी वाई इंटू बी इन आई कैप डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बाहर की तरफ अगर मैं बात करता तो फील्ड ऐसे थप्पड़ उधर की तरफ पड़ता तो फोर्स अंदर की तरफ लगता, तो इसके कारण जो फोर्सेज आते हैं वो इधर की तरफ आ जाते हैं, एक एफ बी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इधर की तरफ आई कैप में, और एक आगे की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स। आपने कहा सर बहुत अच्छा,
अब किसी एक चार्ज पार्टिकल को पकड़ते हैं, कहानी को समझते हैं। आपने कहा सर देखो मुझे को ये चीज दिखाई पड़ गई कि जे में तो मामला एक ही वाला है। तो मैंने कहा अच्छा भैया वाई डायरेक्शन की बात करें तो मैं एक पर नेट फोर्स इक्वेशन लिख रहा हूं। तो आपने कहा देखो नेट फोर्स की इक्वेशन जो है वो दिखाई पड़ रही है के क्यू स्क्वायर अपॉन 4b² माइनस, बेटा ध्यान समझना क्योंकि ये आगे लगा है पीछे लगा, माइनस क्यू बी वाई। अच्छा इसको बी ना लिख के इसको, सॉरी मैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात कर रहा हूं तो इसको एक्स से दर्शाता हूं क्योंकि मैं एक्स के टर्म्स में फोर्स से लिखूंगा तो इट वुड बी वेरी बेटर फॉर मी टू पुट इट इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली। तो मैंने बार बार बी लिखा है, इसको मैं टोटल डिस्टेंस को एक्स से ही दर्शा देता हूं। ये टोटल दूरी जो है वो एक्स के करस्पॉन्डिंग आ जाएगी, राइट बेटा, मतलब कि इनके बीच की जो दूरी है वो x के करस्पॉन्डिंग निकल के आएगी। और ओरिजिन की बात करेंगे तो x और x 2x से लिख देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि vx तो ये फिक्स दूरी को चेंज करने की बात आएगी, x और x की बात कर लेते हैं। तो x से वेरिएबिलिटी इजी रहेगी क्योंकि मैं b को x लिख दे रहा हूं, बस इतना चेंज कर रहे हैं। अच्छा अब यहां पर आपने कहा आपके मैंने दो क्वेश्चन आने चाहिए, सर आपने इसको पूरे को x क्यों नहीं माना। मैंने कहा देखो x अगर मैं यहां पर अगर मैं पूरे को x मानता, चैलेंज क्या था ध्यान सुनना, dx बाई dt अभी इस सिचुएशन में लिख सकता हूं इट इज माइनस का vx। लेकिन अगर मैं पूरे को x मानता तो मुझे dx बाई dt को ट्वाइस ऑफ vx लिखना पड़ता। ये एक सिंपल सा चेंज आता क्योंकि मैं यहां पर मैंने आधे को x माना है और ये दूरी फिक्स है, यहां से x की दूरी है तो सिर्फ यही वाली दूरी इसको घटा रही होगी तो मैं ये वैल्यू यूज कर पाऊंगा, इसलिए मैंने इसको x मान के काम किया। तो आपने कहा सर इसको मैंने लिख दिया 4x² माइनस क्यू बी वाई, क्या आ गया क्यू बी वाई इंटू बी, और ये बन गया हमारे पास x दिशा का फोर्स और इसी के साथ हमारे पास एक और फोर्स बन गया y डायरेक्शन का एफ वाई, इट शुड बी इक्वल टू q टाइम्स ऑफ vx डॉट b। ठीक है, ये हमारे पास y डायरेक्शन का j डायरेक्शन का फोर्स बन गया विद द माइनस j का। अब हमको कुछ कुछ बातें समझनी, यहां पर हम क्या क्या करें, कैसे ओरिएंटेशन को लेकर। मैंने कहा देखो भैया सिंपल सी बात है, इसको मैं लिख सकता हूं dvx। अब मेरे पास क्या क्या सिचुएशन है समझने के लिए वो मैं एक बार समझा देता हूं। मेरे पास इसको लिखने का तरीका है, आपने कहा सर इसको लिख सकता हूं m इंटू dvx बाई dt और इसको लिख सकते हैं m इंटू dvy बाई dt और यहां से मैं y को सीधे सीधे रिलेट कर दूंगा b के साथ। तो m इंटीग्रेशन ऑफ dvy इट शुड बी इक्वल टू q vx डॉट dt इंटू b। ठीक है, इसको देखो जरा एक बार ध्यान से। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, तो मैंने कहा m dvy क्या हो गया, आपने कहा vx डॉट dt, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो टोटल डिस्टेंस दिखाएगा। आपने कहा और vy dvy मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो आपने कहा इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी थी, आपने कहा y में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो y में तो कोई वेलोसिटी थी नहीं। आपने कहा y x दोनों, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आपने कहा v बराबर 0 है और vy बराबर भी 0 है, दोनों x और y दोनों 0 थे। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर x और y हो सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो ये इंटीग्रेशन 0 से किसी इंस्टेंट vy तक जाएगा, तो इट सिंपली डिफाइंड एज 0 माइनस का by, इट शुड बी इक्वल टू, अच्छा ये माइनस j कैप के साथ ही था तो माइनस यहां पर आ गया, q ये आ गया x इंटू बी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं m माइनस साइन, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, q m by इट शुड बी इक्वल टू q x इंटू बी, और यहां से हम by को निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ q b इंटू एक्स अपॉन एम। मेरे पास एक फोर्स इक्वेशन ये बन चुकी है। मेरे पास दूसरी ऑप्शन इक्वेशन क्या, मैंने जो vy की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आराम से निकाल दी, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा देखो मेरे पास यहां पर तो मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़ता है, मैंने कहा देखो मेरे पास एक और इक्वेशन है जिसको मैं और खेल पाऊंगा। देखो दूसरी इक्वेशन क्या, आपने कहा एनर्जी कंजर्वेशन। अगर ऐसे केस की बात की जाए तो वी कैन वेरी सिंपली पुट द इक्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो मैं यहां पर क्या लिखने जा रहा हूं, आपने कहा देखो इनिशियल सेपरेशन, तो आपने कहा देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी, तो आपने कहा देखो सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 थी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तो आपने कहा के क्यू विद अ माइनस साइन अपॉन 2a। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपने कहा काइनेटिक एनर्जी फाइनल मान लेते हैं हाफ ऑफ m इंटू वी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के क्यू माइनस के साइन के साथ 2x। बहुत बढ़िया, कहानी सेट। अच्छा जाओ करते
आपने कहा देखो भैया, यहां से अगर मैं इक्वेट करता हूं तो मेरे पास आ गया के क्यू क्यू अपॉन 2a विद अ नेगेटिव साइन, इट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी वाई का स्क्वायर प्लस आपने कहा के क्यू क्यू अपॉन 2x विद अ नेगेटिव साइन, विद अ माइनस साइन। अब आपने कहा देखो सर, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन की बात करूं, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे सिंपली एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, नजरें पूरी गड़ाओ और समझो क्या है कहानी। अब बेटे देखो, हमारे पास ये फैक्टर निकल के आया किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब दूरी x है तो उनको एनर्जी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस है, ठीक है ना। ये इजी निकल के आ सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन को आप वैल्यूज को पुट करके थोड़ा आसानी से सोच सकते हैं। लेकिन अब यहां पर बात आती है बाउंड्री कंडीशन, जो काफी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो गेम बाउंड्री कंडीशन में कैसे खेला जाएगा, मतलब अगर मैं यहां पे बोलूं फाइंड मिनिमम सेपरेशन, अब मिनिमम सेपरेशन के गेम को कैसे खेलें, जरा इसको ध्यान समझना। अब मैं क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा हूं, जरा पहले मैं इसको एक बार समझा देता हूं आप लोगों को अच्छे से, ताकि आप लोग इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझ जाओ, ठीक है ना। ये अपने पास अपने चार्ज पार्टिकल को किसी r दूरी से छोड़ा था, है ना। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ये दोनों चार्ज पार्टिकल इस तरीके से आए और ऐसे कुछ नीचे की तरफ मूव किए। आपसे पूछा गया कि इनके बीच की मिनिमम सेपरेशन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन, लेट्स सपोज उसको मैं x लिख देता हूं, x और ये भी, या x मिनिमम को ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, x नॉट, इट इज द मिनिमम सेपरेशन। आपसे पूछा गया फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द। अब इस कंडीशन को बहुत प्यारा है, बहुत, यहां से कहानी जो है वो आपके फेवर में आना शुरू करेगी। अब ये इक्वेशन जो आपको देखने में बड़ी भारी लग रही थी, अब ये इक्वेशन आपके लिए आसान होंगी, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन पे गेम बड़ा प्यारा बनता है। आपने कहा मतलब, मैंने कहा देखो बाउंड्री कंडीशन की बात करोगे जब ये मिनिमम होगी, तो इसका मतलब इस क्षण पर स्पीड सिर्फ और सिर्फ वाई दिशा में होगी। इसका मतलब एक्स की दूरी कितनी हो जाएगी, आपने कहा 0 हो जाएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मतलब जो इस सिचुएशन से यहां से अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे थे, जहां पर मैंने यहां पर अच्छा हाफ एम वी स्क्वायर यहां पे लिखा। अच्छा, ये दोनों के पास यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करना भूल गए, देखो 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दोनों पार्टिकल का एनर्जी गेन करेंगे, तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस, है ना। ट्वाइस हमने वहां मल्टीप्लाई यहां पे कर लेते हैं। तो आपने कहा सर ये दो पार्टिकल होंगे, इन दोनों के पास एक वी वेलोसिटी आ जाएगी एम मास की। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो आपने कहा देखो सर, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमने अभी इक्वेशन लिखी मैं वही लिख रहा हूं। आपने कहा इनिशियल एनर्जी कितनी थी, आपने कहा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a विद अ नेगेटिव साइन, इट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस का आ जाएगा आपके पास के क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये एक्स नॉट ही लिखा है, चलो इसको एक्स नॉट लिख लेते हैं, एक्स नॉट, ठीक है ना। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा देख भाई, ये आ गया अपने पास हाफ ऑफ एम, सॉरी एम वी स्क्वायर आ गया, तो इसको इधर लिख देता हूं एम वी स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, यहां पर आ गया 1 अपॉन एक्स नॉट, है ना। ये इधर, हाँ तो एक्स नॉट माइनस, ठीक है, 1 अपॉन एक्स नॉट माइनस 1 अपॉन 2 है। वी हमने, क्योंकि वी वाई है और हमने यहां निकाल ही लिया था कि वी वाई कंडीशन क्यू भी, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये अपन ने फिर यहां गलती, अरे भैया वी एक्स डॉट डी टी क्या है, डीएक्स, डीएक्स क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। तो dx इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होगा वो क्या समझा देगा, आपने कहा डिस्प्लेसमेंट समझाएगा। डिस्प्लेसमेंट x नहीं हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, याद रखना a माइनस एक्स विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अगर ये पार्टिकल पहले a पे था, अब ये x पर है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू a माइनस एक्स। यहां से इतना चला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो a माइनस एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट दैट यू नीड टू टेक केयर अबाउट द सिचुएशन यहां पे। तो आपने कहा सर इसका मतलब मैं यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, ये हो गया, ये इसको हटा देता हूं और मैं यहां पर लिख देता हूं a माइनस एक्स, ठीक है ना, थोड़ा इजी रहेगा, a माइनस एक्स, यहां आ जाएगा a माइनस एक्स। अच्छा, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, आपने कहा x नहीं, यहां पे x नॉट बाई 2 बनेगा। तो आपने कहा कि सर इसका मतलब मैं लिख सकता हूं दैट वी वाई जो अब की तरफ v की तरह बिहेव करेगी, इट शुड बी इक्वल टू q इंटू बी। अब डिस्प्लेसमेंट आपने कहा सर देखो, अगर ये इनिशियली a पे था और अब यहां से देखोगे तो ये तो x नॉट बाई 2 चला, तो a माइनस एक्स नॉट बाई 2 अपॉन m, ठीक है ना, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो आपने कहा m इंटू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, यहां क्या बन गया, a माइनस एक्स नॉट बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। एक्स नॉट बाई टू को एक्स मान लेते तो भी आसान हो जाता काम, लेकिन चलो ठीक है, अपने मान लिया तो कर देते हैं इसको ऐसे ही। इट कम्स आउट टू बी के क्यू स्क्वायर, यहां पर क्या बन गया, आपने कहा एक्स नॉट, इधर 2a माइनस एक्स नॉट बन जाएगा अपॉन एक्स नॉट इंटू 2a। इसको करेंगे तो यहां पे भी 2a माइनस एक्स नॉट अपॉन 4 बन जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा देखो भैया क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर उड़ा दो, एम से ये वाला एम उड़ा दो, ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन के एम, यहां बन गया 2a माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, और एक ये एम स्क्वायर यहां पे भी था, ये बाहर आएगा तो ऊपर की तरफ एम बन जाएगा, ये एम नहीं, मैंने ये एम एक्स्ट्रा लिख दिया क्या, 2 बार लिख दिया क्या एम बी स्क्वायर, हाँ 2 बार एम लिख दिया ना, तो नीचे वाला इस एम की तो नहीं ढही नहीं ना, एम 2a माइनस एक्स नॉट है ना, वो देख लेना बेटा, कुछ बच्चों कैलकुलेशन जरूर देख लेना, 2a माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू 2a, बस काम खत्म। ये स्क्वायर से ये खत्म, इसको इधर लेके आ गए, तो इधर इसको मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या बन गई जाके, आपने कहा देखो सर अपने पास इक्वेशन बन गई, ये कॉन्स्टेंट होकर इधर चला जाएगा, तो 2a इंटू 2a एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 2a, इट शुड बी इक्वल टू k इंटू एम अपॉन बी, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसको उधर लेके चले जाते हैं तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, ध्यान से देखना, 2a एक्स स्क्वायर, यहां पर बन गया 4 माइनस 4a स्क्वायर एक्स नॉट, ये एक्स नॉट लिख दे रहा हूं, एक्स नॉट 4a स्क्वायर एक्स नॉट एक्स स्क्वायर, और यहां पर बन जाएगा प्लस का के एम अपॉन बी, इट शुड बी इक्वल टू 0। जरा चेक करो, मैं भी देख लेता हूं, फटाफट 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 देखो सब कुछ सही है, कैलकुलेशन को चेक करो जल्दी से। बी स्क्वायर इधर आ गया, आई थिंक ये एक स्क्वायर ही गलती हमने यहां कर दी, ये बी स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर इधर आना चाहिए, बाकी ठीक है ना, बाकी अपन चेक कर सकते हैं। तो यहां से अपने पास वैल्यूज बन जाएंगी जाके, दैट इज एक्स नॉट स्क्वायर, 2a इधर चला गया तो यहां बच जाएगा 2a माइनस का 2a एक्स नॉट प्लस के एम अपॉन 2ab, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स नॉट की ओर निकल के आ जाएगी 2a प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b 4a स्क्वायर माइनस 4ac इंटू के एम अपॉन 2a इंटू बी, स्क्वायर है सॉरी, ये स्क्वायर है सॉरी, हाँ बी स्क्वायर अपॉन 2। एग्जिस्ट रूट्स जो होंगे वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो अगर यहां पर कंडीशन ऑफ कोलिजन्स की बात की जाए कि भैया यहां पर पार्टिकल आके टकरा जाएंगे, दोनों के दोनों पार्टिकल टकरा जाएंगे, एक दूसरे क्रॉस कर लेंगे, इमेजिनरी रूट्स की तरफ बात आएगी तो आप d लेस देन 0 की बात कर सकते हैं। तो दोज आर द सर्टेन पॉइंट्स जो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। बट दिस इज अगेन द अमेजिंग प्रॉब्लम, जहां पर आपने कई सारी बातें, मिनिमम डिस्टेंस की बात भी कर ली और वहां से सारी चीजें निकल के आ गई। नाउ द सिचुएशन इज वेरी सिंपल, आप इसके बाद के सारे क्वेश्चंस को अपने होमवर्क में कर सकते हो, सेम क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी आपको कराए हैं। सिमिलरली दिस क्वेश्चन आल्सो कैन बी फॉर्म्ड इन द होमवर्क, दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन यू शुड सॉल्व, दिस इज आल्सो द वन ऑफ द गुड क्वेश्चन दैट यू शुड सॉल्व इन द होमवर्क, दिस इज आल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन दैट इज सॉल्व्ड इन द होमवर्क, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छे समझ में आ गए होंगे सॉरी मैं फर्स्ट पे आ गया। एंड प्लीज डू सॉल्व द डीपीपीज एंड एवरीथिंग। और यहाँ पर अब बात आपको दिमाग में रखनी है, अगर मैं समरी की बात करूं तो समरी सबसे बड़ी आज की यही है कि भैया v डॉट डी टी इट्स सिंपली डिफाइंड एज ds। जिसने इसको फोकस कर लिया उसके ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हैव अ वेरी ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।